हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के विषय में, विज्ञान विषय के बारे में, जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। ख़ास तौर पे 2025-26 अन्य परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। तो आइए मैं सीधा सीधा आपको लेके चलता हूँ। ब्लूप्रिंट तो आपको पता ही होगा। आइए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अध्याय 1 की तरफ, जिसमें अध्याय 1 में भी ये बना हुआ है, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। इससे शुरू करता हूँ मैं, जो कि बहुत उपयोगी है। ये सिर्फ क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए नहीं, त्रैमासिक परीक्षा के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर मेन एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। सो आइए लीजिए, प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न है, किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है? तो याद रखिए, इसमें आएगा आपका ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि गैस की विशेषता क्या है? गैस की क्या विशेषता होती है? तो याद रखिए, इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि डी इज़ द राइट आंसर। ना तो निश्चित आकार है और ना ही निश्चित आयतन, इसलिए डी इसमें क्या होगा, इसमें इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है ना, राइट आंसर। तीसरा प्रश्न, किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? तो याद रखिए, गैसीय अवस्था जो होती है ना, उसके कण हमेशा कैसे होते हैं? बहुत गतिशील होते हैं, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, और इसी कारण से उनके बीच में काफ़ी जगह होती है इधर उधर गति करने के लिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, बर्फ़ को गर्म करके जल में बदला जाता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? तो इसको बोलते हैं भाई, जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ है वो काहे में बदल रहा है? ये बदल रहा है जल में। तो ये हो जाएगा अपना सी, गलन कहलाता है इसका। गलन मतलब जिसमें कि बर्फ़ जल में बदलने लगता है, इसको बोलना चाहिए मेल्टिंग, बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? जल के गैसीय अवस्था को बहुत सिंपल, वाष्प कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वाष्प कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? याद रखना, वाष्पीकरण की दर को कौन प्रभावित नहीं करता? तो उसमें उत्तर आएगा उसका रंग। तापमान भी प्रभावित करता है, सतह क्षेत्र भी करता है, हवा की गति भी करती है, लेकिन रंग इज़ अ फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इसमें क्या जाएगा? इसमें आएगा कलर, मीन्स रंग। क्या आएगा? रंग इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में प्रश्न 7, दबाव बढ़ने पर या दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? जैसे जैसे हम गैस को दबाएंगे तो नेचुरली वो घटेगा। ठीक है ना, तो उत्तर आएगा क्या? बी, घटता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर है 8 प्रश्न। ठीक है ना, 8वां प्रश्न, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। वेरी सिंपल, द्रवीकरण इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अगला प्रश्न लेते हैं कि जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है, यानी ठोस है वो सीधा द्रव में बने बिना या द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। यानी जैसे कपूर देखा होगा आपने, आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखा होगा, जिसको डामर गोली भी कहते हैं ना, वो किस प्रकार से जलाने पर सीधा सीधा गैस में बदल जाता है। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 10, कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़ित होती है? कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीडनीय है? सॉरी, संपीडनीय मतलब होती है गैस। गैस जो होती है इसको हम बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, यानी इसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगला प्रश्न लेता हूँ मैं, प्रश्न नंबर 11, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? यहाँ बात आ रही है कि किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है, तो इसमें जो उत्तर है, संघनन भी नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन भी नहीं है, वाष्पीकरण भी नहीं है। अवक्षेपण जो लिखा है वो गलत है, वहाँ होना चाहिए निक्षेपण, यानी डिपोजिशन। यहाँ पर क्या होना चाहिए? निक्षेपण होना चाहिए। ये थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, इसको होना चाहिए निक्षेपण, ये होना चाहिए, सॉरी, इसको क्या होना चाहिए? निक्षेपण होना चाहिए। ठीक है ना, अवशोषण जो है ये रॉन्ग है, इसको अपने को क्या लिखना है यहाँ पर? यह अवक्षेपण गलत लिखा है, इसको होना चाहिए निक्षेपण, निक्षेपण।
निक्षेपण होना चाहिए। इसी को बोला जाता है वाष्प निक्षेपण भी कहते हैं, इसी को ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, इंग्लिश में से डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सबको पता है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है कि अगला प्रश्न 13 नंबर का आ रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है? तो वो आएगा क्या? ठोस। क्या आएगा? ठोस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है? तो न्यूनतम विसरण का गुण तो ठोस में पाया जाता है, क्योंकि ठोस से ज़्यादा उसके कण बहुत एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इस कारण से इसमें विसरण की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद में हम देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो याद रखिए, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये संपीडनीय होती है तो गैस ही होती है, यानी संपीडता का जो गुण है वो इनका खास है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे देख रहे हैं, अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो मैं अब चूंकि हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी में लिख ना पाऊँ, तो आप लोग शब्द को याद रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न 1, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है क्या? द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर, वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर क्या है इसके बाद में? प्रश्न नंबर क्या हो गया? 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि गैस का द्रव में बदलना, गैस जो है द्रव में बदल रही है, तो इसे अपन बोलते हैं क्या? दूसरे का उत्तर दे रहा हूं मैं, संघनन। ठीक है, फिर तीसरा, जल का क्वथनांक खालिस्तान डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिए कि जब जल उबलता है, क्वथनांक मतलब कि जिसमें जल उबलता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में हम ले रहे हैं अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है, जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना? एक मिनट में लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पर। हाँ, ये लीजिए, आ गया ऊर्ध्वपातन, है ना? इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन है, चौथे नंबर का उत्तर। ठीक है, इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, है ना? निक्षेपण कहते हैं। तो यानी क्या हो रहा है कि गैस से सीधा डायरेक्ट ठोस में बदल रहा है। ठीक, ये कहना चाहिए ये ऊर्ध्वपातन का एकदम विपरीत होता है ना? तो इसको बोलेंगे क्या? निक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको? निक्षेपण बोलेंगे अपन। कौन सा है ये? 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा निक्षेपण। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, द्रव में आपसी आकर्षण बल जो होता है ना इनमें, वो गैसों से अधिक परंतु ठोसों से बहुत कम होता है। याद रखना, द्रवों में आपसी आकर्षण बल कैसा होता है? इसका उत्तर लिखिए, गैसों से अधिक परंतु ठोसों से कम। ठीक है ना? तो द्रवों में आपसी आकर्षण बल कैसा होगा? गैसों से अधिक होगा पर ठोसों से कम। ये पूरा इतना लिखना, गैसों से अधिक और ठोसों से परंतु ठोसों से कम, ऐसा। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा 7वें का शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। समझ गए आप लोग? ये हो जाएगा शुष्क बर्फ। फिर 8वां, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं, याद रहेगा आपको। इसके बाद में आ जाइए सत्य असत्य पे अपन ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन में लेता हूँ सत्य असत्य से। पहला क्वेश्चन है कि गैसें सबसे अधिक संपीडनीय अवस्था होती है, तो ये एकदम बिल्कुल सत्य है पहला।
दूसरा प्रश्न, ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं असत्य, में कट कर दे रहा हूँ मतलब असत्य। इसके बाद में तीसरा, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। नंबर 4, वाष्पीकरण दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद रखिए, वाष्पीकरण की दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी असत्य है भाई, बहुत पड़ता है। अगर तेज हवा चलेगी तो जल्दी वाष्पीकरण होगा, है ना, इसलिए बहुत प्रभाव पड़ता है, उल्टा है इसमें, इसलिए असत्य है ये। इसके बाद 5, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, असत्य। याद रखिए, अगर ऊर्जा देंगे तो और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बर्फ, फिर अगला है, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला देखते हैं 7वां, गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन, बिल्कुल सही जवाब, ये सत्य है। अब जल का गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये गलत है भाई, ये असत्य है, याद रखना। उसके बाद 9वां है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बिल्कुल नहीं भैया, दे आर लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर होगी बात। इस प्रकार से अब आ गई बात कहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो अब हम बात देख रहे हैं, तो आइए आगे देखते हैं। इसमें हमको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है ना। ये है अध्याय 1 की ही है, अध्याय 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो ये इसी के बारे में है, इसी के सही मतलब जोड़ी हमको मिलाना है। जैसे सबसे पहले दिया ठोस, तो सामने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है, ठोस जो होता है उसका आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है, तो ये पहले का पहले ही आ गया। फिर द्रव, इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। फिर तीसरा, गैस सबसे अधिक संपीडनीय है, बिल्कुल सही दिया है ये, है ना, कोई अंतर ही नहीं है इसमें। चौथा, गलनांक, ठोस से द्रव में परिवर्तन का तापमान, ठोस से द्रव में बदल रहती है, गलनांक ही तो है, गलन यानी वही हमने देखा था, गलन बोलते हैं इसको, गलनांक यानी वो तापमान होता है जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है। और क्वथनांक क्या होता है, यानी जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बोले तो द्रव से गैस में परिवर्तन का तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, वो ज्यों का त्यों दिया, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपन, कॉलम ए कॉलम बी में 6वां नंबर का ले रहा हूँ। इसके बाद तो वाष्पीकरण जो होता है द्रव का गैस में बदलना, ये भी सही दिया है। फिर संघनन में क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना, बिल्कुल सही, जैसे बादल बनते हैं, बारिश होती है तो वो संघनन प्रोसेस से होती है। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, ये भी ज्यों का त्यों सही दिया है। जमाव यानी ठोसकरण यानी जमना, ये जो है जमना यानी फ्रीजिंग, तो द्रव से ठोस में परिवर्तन, ये भी सही दिया हुआ है। द्रवीकरण में क्या होता है, गैस से द्रव में परिवर्तन, ये भी सही है। फिर तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन हमेशा बढ़ता है, ये भी सही है। और दबाव बढ़ने पर गैस का आयतन हमेशा घटता है, ये भी सही है। और वाष्पीकरण की दर हवा की गति से क्या होती है, बढ़ती है, ये भी सही दिया है। पूरे लगभग सभी एक समान सही सही दिए। और ब्राउनियन गति मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ब्राउनियन गति कणों की अनियमित गति होती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर सॉरी प्रश्न नंबर मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपका। उसके बाद में अब 1 नंबर वाले तो नहीं, थोड़े ज़्यादा हैं, अच्छा हम ले रहे हैं, 1 मिनट। इसके बाद हम आ रहे हैं सीधा अध्याय 2 में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से इनमें प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं इसमें प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आ गए इसमें। शुद्ध पदार्थ वह होता है जो, शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ये पहला ही उत्तर इसका सत्य है, सही है मतलब। इसके बाद में दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध में तो भाई जल ही आता है, क्योंकि जल में एकदम निश्चित प्रोपोर्शन होता है और समांगी मिश्रण बनता है ना, और इसको अपन यौगिक भी कहते हैं। तो ये शुद्ध पदार्थ माना जाता है जल, मुख्य रूप से याद रखना, क्योंकि निश्चित अनुपात में होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वायु एक खाली स्थान है, तो याद रखना वायु में बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी गैसों का ये मिश्रण होता है, तो इसको हम बोलेंगे मिश्रण। बहुत सारी इसमें क्या होती हैं, बहुत सी, वो सॉरी यार, इसमें क्या होता है, बहुत सारी वायु जो है एक क्या है, वायु है मिश्रण,
अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, कोलाइड का एक उदाहरण है। कोलाइड का एक उदाहरण क्या होगा, बहुत सरल है, दूध भाई, दूध कोलाइड का उदाहरण है। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक तत्व है, तत्व निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि ये है भैया ऑक्सीजन। चीनी जो है ये भी नहीं है, नमक भी नहीं है, जल भी नहीं है। जल जो है यौगिक है, नमक भी एक तरह का यौगिक है, आयनिक यौगिक है, और चीनी जो है ये भी एक यौगिक है, इसका भी फार्मूला, इसका भी सूत्र है ना, एक तरह से ग्लूकोज समझ लीजिए। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न लेता हूँ मैं 6वां। आप थोड़ा सा अगर मैं प्रश्न का उत्तर या सॉरी प्रश्न का नंबर बोलना भूल जाऊं तो आप लोग उसको समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कार्य कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण होना चाहिए इसमें पानी में नमक, आई थिंक पानी में नमक, हाँ, दूध तो भाई अलग चीज़ हो जाती है, कोलाइड है वो, समांगी मिश्रण बनेगा इसमें पानी में नमक पूरा घुल जाता है, तो इसमें आई थिंक पानी में नमक इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी नमक, पानी में नमक ही होना चाहिए अगर घुला हुआ है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है भैया। तो तत्व और यौगिक में जो है देखो पहला दिया इसमें कि तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, ये भी सही है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। यानी दोनों में अंतर है, तो इसमें आएगा दोनों में क्या अंतर है कि तत्व एक प्रकार के परमाणु से बना और यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर। सी क्या आएगा इसमें, सी इज द राइट आंसर, ए और बी, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। असमान है ना, असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए की जाती है, तो याद रखना इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, हमेशा याद रखना वाष्पीकरण या निस्यंदन, अपशिष्ट निस्तारण। अरे इसमें तो सभी आएगा भाई, सॉरी इसमें क्या आएगा, इसमें सभी आ जाएगा, सभी वैसी विधियां जो कि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अरे जैसे आप चाय में क्या होती है, चाय पत्ती को अलग करने के लिए फिल्टर करते हैं क्या नहीं, तो वो भी तो निस्यंदन है, असमांगी मिश्रण है वो भी। अब अगला प्रश्न लेता हूँ 9, तांबा एक खालिस्तान है। तांबा क्या है भाई, तांबा याद रखिए एक, तांबा क्या है, तत्व है, तांबा तत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न लेता हूँ मैं प्रश्न नंबर 10 कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, देखने में तो समांगी लगता है दूध, मगर याद रखिए ये असमांगी, यहाँ पर ये नांगी जो लिखा है वो ज़बरदस्ती में आ गया, तो उसको ना देखें, तो आपका उत्तर होगा असमांगी मिश्रण है, याद रखना ये, है कि नहीं। इसके बाद में निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जा सकता है। तो याद रखिए नमक को अलग करना है तो सबसे अच्छी विधि है वाष्पीकरण विधि, बहुत आसानी से नमक को अलग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि समुद्रों से जो नमक आता है वो भी वाष्पीकरण प्रोसेस से ही गुजरता है। अगला प्रश्न 12, तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। तत्व और यौगिक को एक साथ मिलकर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है भाई, तो उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, मिश्रण, ठीक है। तत्व और यौगिक को एक साथ मिला के बना दो आप, मिश्रण ही कहलाएगा ना, वो तो शुद्ध पदार्थ थोड़ी कहलाएगा। इसके बाद है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसको बोलेंगे विलयन, ठीक है ना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, देखिए कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं। तो याद रखिए जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हमेशा विलायक कहा जाता है, क्या बोला जाता है उसको, उसे विलायक कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय कौन है भाई, आयोडीन विलेय है, क्योंकि इसकी मात्रा होती है क्या, कम होती है, इसलिए आयोडीन इज द राइट आंसर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17, सोडा जल विलयन में विलेय है। सोडा जल विलयन में क्या विलेय होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण गैस तेजी से निकलती है और कभी कभी गैस के साथ लिक्विड भी निकल आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा जल बोलते हैं इसको, इससे बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है, दबा करके संपीड़ित करके टेम्परेचर कम करते हैं और हाई प्रेशर पे इसको क्या करते हैं, लिक्विड में बदल दिया जाता है और जल में मिला दिया जाता है, तो सोडा जल बन गया, सिंपल सी बात है। अब वायु एक विलयन है, वायु बहुत सरल है, वायु एक विलयन है गैस में गैस का विलयन, गैस में गैस का विलयन होती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।